हाय गुड इवनिंग। ईएमएस ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए नई वीडियो जो लेकर आए हैं वो है क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट बायो, और अपना जो चैप्टर है वो है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो चलो आज हम बात करेंगे शरीर द्रव तथा परिसंचरण में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है परिसंचरण, है ना। मीन्स परिसंचरण के बारे में जानते हैं। परिसंचरण क्या है, जिसको हम बोल देते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बोल देते हैं। देखो परिसंचरण होता क्या है बच्चों, अब हम इसी जानते हैं। देखो परिसंचरण मीन्स होता है कि देखो जिस प्रकार से आप जानते हो कि अपने जितने भी जो सड़क हैं इन पर वाहनों का आदान प्रदान होना, ये एक तरह से विनिमय या इसको परिसंचरण बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो पोषक तत्व जो होंगे, पोषक तत्व बोल देते हैं, खाद्य पदार्थ बोल देते हैं, उनका क्या होता है कि अपने बॉडी की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। दैट्स क्लियर। अच्छा अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि सर जितने अपनी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जितने भी जो सजीव होते हैं, क्या सभी सजीवों के अंदर जो परिसंचरण की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया जो होती है, वो केवल एक ही अंग के माध्यम से होती है, सभी के अंदर अलग अलग अंगों के माध्यम से होती है। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें देखो जो क्या होता है कि जो स्तनधारी जो होते हैं, जितने भी जो स्तनधारी होते हैं, जिनको हम मैमल्स बोल देते हैं, स्तनधारी जो स्तनधारी होंगे, उनके अंदर जो बॉडी में जो पोषक तत्वों का जो पदार्थ, तो पोषक जो पदार्थ होते हैं उनका जो परिसंचरण जो होता है वो होता है ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से। और जबकि मैं इसमें कुछ और सजीवों के नाम बता रहा हूँ आपको, जैसे हम इसमें बात करेंगे कि प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ, एक हम बात करेंगे प्रोटोजोआ सन की, और एक हम बात करेंगे इसमें पोरीफेरा सन की, पोरीफेरा, ये दो। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि एक तो प्रोटोजोआ संघ और एक बात कर रहे थे पोरीफेरा संघ। इनमें क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे कि सर ऑक्सीजन, एक तो हम बात कर रहे थे कि सर इसमें ऑक्सीजन जो होती है उसका परिसंचरण, ऑक्सीजन का, और दूसरा हम बात करें इसके अंदर पोषक तत्वों का, किनका, पोषक तत्वों का। तो इनका जो परिसंचरण जो होगा, इनका जो परिसंचरण होता है वो होता है देह गुहा के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है बच्चों, देह गुहा के माध्यम से। जबकि हम बात करें कि जो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी के अंदर जो परिसंचरण जो होता है, इनके अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इनके अंदर जो ये ऑक्सीजन और हम बात करें पोषक तत्व जो होते हैं, इनका जो परिसंचरण जो होता है, तो इनमें क्या होता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से इनकी जो बॉडी के अंदर जो पोषक तत्व और जो ऑक्सीजन जो होते हैं उनका परिवहन हो जाता है। दैट्स क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि स्तनधारी के अंदर तो सर किस प्रकार से जो परिसंचरण या परिवहन जो होगा, किनका, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का। और जो प्रोटोजोआ और जो पोरीफेरा जो एग्जांपल के लिए हमने जो लिए हैं, इनके अंदर जो विनिमय या गैसों का आदान प्रदान या पोषक तत्वों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, देह गुहा के माध्यम से। तो चलो बच्चों हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें ना। तो लिखना क्या है हमें इसके अंदर, आप हमारे साथ साथ इसको थोड़ा ध्यान देते जाइए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नोट्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो लिखना क्या है इसमें कि अलग अलग जीवों में, हम इसमें लिखेंगे कि अलग अलग जीवों में पोषक तत्व, पोषक तत्व व ऑक्सीजन, पोषक तत्व व ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, के परिवहन के लिए अलग अलग विधियां होती है, अलग अलग विधियां होती है। दैट्स क्लियर। अच्छा अब हम बात करेंगे जैसे जैसे प्रोटोजोआ व पोरीफेरा संघ के
जीवों में संघ के जीवों में पोषक तत्वों वे ऑक्सीजन का परिवहन देह गुहा के माध्यम से होता है। देह गुहा के माध्यम से होता है। दैट्स क्लियर बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अगला, स्तनधारियों में पोषक तत्वों वे ऑक्सीजन का परिवहन परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। दैट्स क्लियर बच्चों। तो अब वापस से हम रिपीट करते हैं, जिसको परिसंचरण तंत्र या फिर परिसंचरण या हम इसको परिवहन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिवहन। और परिवहन किसका कराना है? देखो, ये आप भी जानते हो कि हमें क्या करना है, अपनी कोशिकाओं, यदि ऐसे बोल सकते हो कि सर हमारी जो बॉडी जो है ना उसको अलाइव रखने के लिए, यानी जीवित रखने के लिए, और हमें अपनी शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसको कोशिका बोलते हैं, उसको जीवित रखने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को प्रदान कराना होता है। क्योंकि अगर हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन या पोषक तत्व प्रदान नहीं होंगे तो वो जीवित नहीं रहेगी। अगर कोशिका जीवित नहीं रहेगी तो समझ लो कि हमारी जो बॉडी है वो भी जीवित नहीं रहेगी। तो हमें अपनी बॉडी को जीवित रखने के लिए कुछ पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना आवश्यक होता है। तो ये किनके माध्यम से प्रोवाइड होता है? ये होता है परिवहन के माध्यम से। परिवहन, अब हमने जैसे कि अभी बात की है कि सर अलग अलग जो जीव होते हैं, अलग अलग जीवों में जो पोषक तत्व है ऑक्सीजन का जो परिवहन होगा वो अलग अलग विधियों से होता है, अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। जैसे हमने बात की है प्रोटोजोआ एग्जांपल के लिए और पोरिफेरा। तो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा संघ के जो जीवों में पोषक तत्वों, किनकी बात कर रहे हैं हम? पोषक तत्वों वे ऑक्सीजन का जो परिवहन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है बच्चों? देह गुहा के माध्यम से। जबकि स्तनधारियों में जो पोषक तत्व ऑक्सीजन का परिवहन जो किसके माध्यम से होता है? परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है, नोट डाल लेना एक जगह पर, आपसे ये पूछा जा सकता है, नोट ये रहेगा हमारा कि जो परिसंचरण तंत्र जो होता है इसकी खोजकर्ता कौन है? तो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूं, परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता। तो परिसंचरण तंत्र के जो खोजकर्ता है ना बच्चों, वो है विलियम हार्वे। कौन है बच्चों? विलियम हार्वे। अपने माइंड में अभी डाल लेना और अपने नोटबुक में भी अच्छे से नोट कर लेना। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। ये कई बार क्या है कि छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है, तो हमें बता देना विलियम हार्वे। अच्छा, दैट्स क्लियर। तो इसको स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। तो चलो अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखो, जो हमने परिसंचरण तंत्र की बात की है, ये परिसंचरण तंत्र किसके माध्यम से पूरा होता है? देखो, परिसंचरण हमने कहा है कि सर हमारे जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का जो परिवहन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। अब चलो हम बात करेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र जो होता है ये किसके माध्यम से पूर्ण होता है। तो परिसंचरण जो तंत्र होता है, ये भी लाइन हमें नोट करनी है आगे चल करके, ये होता है बच्चों रक्त के माध्यम से। इसको भी आप नोट कर सकते हो कि परिसंचरण तंत्र रुधिर के माध्यम से, रुधिर कह सकते हो आप इसको, रक्त बोल सकते हो आप इसको, इंग्लिश में ब्लड बोल सकते हो आप इसको,
इसके माध्यम से, यानी परिसंचरण तंत्र का जो परिसंचरण तंत्र है ना, वो रुधिर या रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है, के माध्यम से पूर्ण होता है। अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि ये रक्त या परिसंचरण रक्त या रुधिर होता क्या है। चलो अब हम इसमें इसी की बात करेंगे, रक्त के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लड, है ना। तो रक्त क्या होता है, देखो जैसा कि आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ के आए हो कि रक्त जो होता है ना एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो हम इसको लिखेंगे, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दैट्स क्लियर, समझ आया होगा सभी को, क्लियर है ना। तो अब हम आगे बात करेंगे कि सर जो रक्त है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो रक्त जो होता है ना, रक्त के मुख्य घटक, हम बात करेंगे रक्त का संगठन लिख सकते हैं हम ना, संगठन, या ये किन किन से मिलकर बना होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो रक्त जो होता है ना मुख्य रूप से इसके दो संगठन होते हैं। रक्त के मुख्य दो संगठन होते हैं, दो संगठन होते हैं। अब दो संगठन कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो एक तो हम बात करते हैं इसमें प्लाज्मा, सबसे पहली जो बात करते हैं वो तो होती है प्लाज्मा, और सेकंड नंबर पर जो हम बात करते हैं वो होती है इसकी रुधिर कणिका, रुधिर कणिका या रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलो वापस एक बार देखो, अपना जो परिसंचरण तंत्र जो होता है वो रुधिर या रक्त जिसको बोल देते हैं के माध्यम से पूर्ण होता है। दूसरी बात करें रक्त क्या होता है, रक्त जो होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और इसके माध्यम से ही जो परिसंचरण तंत्र जो होता है वो पूर्ण होता है। वो मैं पहले से लिख चुका हूं ऊपर, आप उसको यहाँ लिख लो चाहे इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि रक्त का संगठन। रक्त जो है ना, रक्त के मुख्य दो संगठन होते हैं। दो संगठन कौन कौन से होते हैं, एक तो हम बात करते हैं इसमें प्लाज्मा के बारे में, दूसरी बात करते हैं रुधिर कणिका के माध्यम से, कणिका के बारे में। अब हम इसमें जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है ना। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग होगी वो होगी प्लाज्मा, है ना। तो समझ आ रहा होगा बच्चों, तो समझ आ रहा है तो अपने चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, और जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र छात्राएं, उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो अपने चैनल में जुड़े और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, और अपना जो भी मैटर छूटा हुआ है स्कूल में उसको यहाँ पर पूर्ण करें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें प्लाज्मा के बारे में। तो देखो प्लाज्मा क्या होती है, ये प्लाज्मा जो होती है ना, ये हमारे शरीर का जो संपूर्ण रुधिर होता है, हम बात करेंगे जो संपूर्ण रुधिर है, संपूर्ण रुधिर का 55% होती है। कितनी होती है बच्चों, 55% होती है। समझ आया होगा कि जो प्लाज्मा जो होती है ये संपूर्ण रुधिर का कितनी होती है, 55% होती है। तो फिर उसके बाद में बात करेंगे कि सर फिर सीधा सा समझ आ रहा है कि रुधिर कणिकाएं कितनी हो जाएंगी, 45% यानी 45% हो जाती है। दैट्स क्लियर है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो प्लाज्मा जो है ना, ये किन किन से मिलकर बनी हुई है, मतलब किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा में कौन कौन से जो घटक है जो इसका निर्माण करते हैं, जो 55% जो होती है ये, तो इसमें कौन कौन से घटक हैं जिनसे मिलकर के ये बनी हुई होती है। तो चलो उनके नाम लिखते हैं ना, प्लाज्मा के घटक, हेडिंग डाल सकते हो आप, प्लाज्मा के घटक। प्लाज्मा के घटक कि भाई प्लाज्मा किन किन से मिलकर बनी होती है। तो आप तो बच्चों मेरे साथ जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बनाते रहे ध्यान से, है ना। तो हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा जो है इसके अंदर 92%, हम बात करेंगे कि 92% तो इसमें होता है जल बच्चों। कितना होता है, 92%। और नेक्स्ट बात करें इसके अंदर 8% जो भाग होता है वो फाइब्रिनोजन, जो बच गया जो भाग है 8% जो है उसमें फाइब्रिनोजन, हम बात करेंगे फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बात करें एल्बुमिन के बाद में ग्लोब्यूलिन, ये सभी इसके घटक हैं।
दैट्स क्लियर। तो हम बात करेंगे इसमें 92% तो जल होता है और 8% जो बच जाता है उसके अंदर फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, जो ग्लोब्यूलिन है ना, इसके नामक कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर। समझ आया होगा? तो समझ आया तो इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे जो फाइब्रिनोजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये क्या काम करती है हमारे ब्लड में। तो ये रुधिर का थक्का बनाने का काम करती है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो कि जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन रुधिर में थक्का बनाने का काम करते हैं। थक्का में जिसको क्लोटिंग बोल देते हैं, क्लोट लिख सकते हो आप इंग्लिश में, क्लोट बनाने का काम करते हैं, बनाने का काम करती है। तो बच्चों इसको भी नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट या नोट्स इसको बना लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखो पहली बात तो अपनी हो गई प्लाज्मा की, है ना, प्लाज्मा से रिलेटेड, और हम आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले शॉर्ट जब, और इसको अच्छे से और रिवाइज करेंगे। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे इसमें रुधिर कणिकाएं। देखो रुधिर कणिकाएं क्या होती है, अब हमें रुधिर कणिकाओं के बारे में जानना है। नंबर 2 पर रुधिर कणिकाएं। तो चलो बच्चों आ जाओ, रुधिर कणिकाओं को जानते हैं। रुधिर कणिकाएं क्या होती है। तो रुधिर कणिकाएं दूसरे नंबर पर आ जाती है, रुधिर कणिकाएं। देखो बच्चों रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये संपूर्ण रुधिर का, ये संपूर्ण रुधिर का 45% होती है। कितने परसेंट होती है बच्चों? 45%। तो ये जितना भी जो अपना कंप्लीट जो रुधिर होगा उसका 45% होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, जो रुधिर कणिकाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। तो हम इसमें हेडिंग डाल सकते हैं कि रुधिर कणिकाओं के प्रकार। रुधिर कणिकाओं के प्रकार। तो रुधिर कणिकाएं बच्चे कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर कणिकाएं होती है 3 प्रकार की। अब मेरे साथ देखो 3 प्रकार कौन कौन से, जैसे हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 नंबर ए पर आ जाता है इसमें आरबीसी, जिसको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका। नंबर बी पर आ जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिका। रुधिर कणिका। नंबर सी पर आ जाती है प्लेटलेट्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं? बिंबाणु। बिंबाणु। दैट्स क्लियर बच्चों। अच्छा, अब अपने रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें जो आरबीसी जो है, इसका अन्य भी कोई नाम होता है? बिल्कुल होता है। इसका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। याद रखना, तुम बस अपने चैनल में जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और अपने मित्रों को भी जुड़वाइए। हम आपको वो सभी चीजें अवेलेबल कराएंगे जो आपका मैटर अभी तक रह चुका था। इरिथ्रोसाइट। दूसरा आ जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और तीसरे नंबर पर आ जाती है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। दैट्स क्लियर बच्चों। थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। समझ आया बच्चों? तो चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। दैट्स क्लियर। समझ आया होगा? समझ आया तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।